हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो था हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर ऑस्मोसिस। आज हम पढ़ेंगे एबनॉर्मल मोलर मास के बारे में या फिर वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में। कंप्लीट डिटेल्स हम कर लेंगे। वैसे तो मैंने आपको थोड़ा बहुत तो शुरू में बता दिया था, लेकिन डिटेल हम आज करेंगे वेंट ऑफ फैक्टर की। तो हमें पता है हमारी जो चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ थी वो सोल्यूट की क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही थी, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं कर रही थी। तो यहाँ पे एक बार हम अपनी सारी की सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, उसके लिए हमने क्या लिखा था, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी नॉट ए। ठीक है, जो चेंज इन प्रेशर है और किसके विद रिस्पेक्ट टू प्योर जो हमारा सॉल्वेंट होता है उसके वेपर प्रेशर के विद रिस्पेक्ट टू, वो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल, है ना। मोल फ्रैक्शन क्या है, एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म या सोल्यूट की टर्म है। ठीक है, तो ये थी हमारी पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जिसको हम डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा टीबी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो किसके इक्वल था, के बी इंटू एम के इक्वल था। के बी यहाँ पे हमारा कांस्टेंट था और एम यहाँ पे मोलैलिटी थी। ठीक है, सेकंड, तो ये भी कंसंट्रेशन के इक्वल हो गया। ठीक है, सोल्यूट के क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो था, जिसको हम रिप्रेजेंट करते थे डेल्टा टी एफ, उसको हम कैसे लिखते थे, मोलैलिटी इंटू में के एफ, है ना। तो ये भी मोलैलिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जो हमारा फोर्थ थी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर जो थी, पाई इज इक्वल टू था सी आर टी। सी में हम क्या ले रहे थे, यहाँ पे हम ले रहे थे मोलैरिटी। ठीक है, तो ये भी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब सोल्यूट की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये जो हमारी चारों की चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं ये डिपेंड कर रही हैं अभी तक तो सोल्यूट की क्वांटिटी के ऊपर। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आपने एक चीज़ सुनी होगी केमिस्ट्री के अंदर, डिसोसिएशन और एसोसिएशन। इसका मतलब क्या है, ये जो चारों की चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हम सिर्फ और सिर्फ तब अप्लाई कर पाएंगे जब सोल्यूट ना तो डिसोसिएट होता हो ना एसोसिएट होता हो, मतलब ना तो टूट के दो आयंस वगैरह के अंदर कन्वर्ट होता हो, ना दो यूनिट मिलके एक के अंदर कन्वर्ट होती हो। ठीक है, हम एग्जांपल ले लेते हैं, जो हमारा यूरिया होता है, ग्लूकोज होता है। ठीक है, तो ये सब जो होते हैं, हमारी जो शुगर होती है मेन, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये सारे के सारे ना तो डिसोसिएट होते हैं ना एसोसिएट होते हैं। तो इनके लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ये डायरेक्टली ऐसे काम कर जाएंगी। लेकिन अगर मैं बात करूं KCl की, NaCl की, या फिर मैं एसिटिक एसिड की भी बात करूं, तो ये जो सोल्ट हैं ये क्या करते हैं, KCl है वो डिसोसिएट हो जाएगा K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर। NaCl जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर। इसका मतलब क्या है, आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने तो जाओगे एक मोल के लिए, लेकिन असल में क्या है, क्योंकि ये डिसोसिएट हो चुके हैं तो आपको कैलकुलेट किसके लिए करनी पड़ेगी, दो के लिए करनी पड़ेगी, एक इसके लिए एक इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसके अंदर चेंज आ जाता है। वही चेंज हमें पढ़ना है कि अगर कोई भी, जब ऐसा होता है कोई भी मॉलिक्यूल या तो डिसोसिएट कर जाता है या एसोसिएट कर जाता है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमें क्या चेंज करना है, उसी के ऊपर बेस्ड है हमारा आज का टॉपिक वेंट ऑफ फैक्टर। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर मैं आयनिक कंपाउंड्स की बात करती हूँ, जैसे कि हो गया KCl, तो KCl अगर हम एक मोल KCl का डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है, एक मोल मान लो 74.5 ग्राम अगर हम KCl का डिज़ोल्व करते हैं वाटर के अंदर, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक मोल K पॉजिटिव का भी और Cl नेगेटिव का भी आयन सॉल्यूशन के अंदर रिलीज़ हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, अगर ऐसा होता है ना तो हमें 2 मोल पार्टिकल के मिलेंगे सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि ये डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इनके बीच में इंटर आयनिक अट्रैक्शंस को अगर हम इग्नोर कर दें कि नॉर्मल हम सोचने लगे, तो जो एक मोल है KCl का, अगर हम उसको 1 मोल ऑफ KCl, उसको अगर हम 1 kg ऑफ वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं इन 1 kg ऑफ वाटर, ठीक है, तो हमें यहाँ से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, 2 × 0.52 केल्विन बढ़ जाएगा और ये बन जाएगा 1.04
केल्विन। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये पता लगाना है कि ये जो बड़ा है या फिर घटा है, डिसोसिएट हुआ है, एसोसिएट हुआ है, तो इसके लिए हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की कैसे कैलकुलेशन करें जिससे कि हमारी वैल्यू बिल्कुल सही आए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे KCl की, KCl जो है वो किस में टूटेगा, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटेगा, है ना। जब टाइम ज़ीरो था, मतलब हमने जस्ट शुरू ही नहीं किया था बोलना, तो यहाँ पे जो KCl है वो उसका 1 मोल था। ठीक है, ये दोनों तो बने ही नहीं थे क्योंकि अभी तक हमने शुरू ही नहीं किया डिज़ोल्व करना, तो इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन थी 0 और 0। अब कुछ टाइम के बाद, मान लो T टाइम के बाद, ये डिज़ोल्व हो जाएगा, इसका अमाउंट हो जाएगा 0, और ये भी हमें 1 मोल मिल जाएगा, ये भी हमें 1 मोल मिल जाएगा, क्योंकि ये देखो इसका भी 1 मोल था, इसका भी 1 मोल था। ठीक है, तो ऐसे करके हमें मिल जाएगा। अब अगर मैं क्या करूँ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन करूँ, मुझे पता है जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये सारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सोल्यूट की क्वांटिटी के ऊपर। यहाँ भी ये देखो यहाँ पे सोल्यूट की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो अब क्या होगा, मैंने थ्योरेटिकली तो कैलकुलेट की थी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 1 के लिए आएगी, लेकिन जो मुझे ऑब्जर्व हुई है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा, तब मुझे 2 के लिए मिली, 1 इसके लिए, 1 इसके लिए। ठीक है, तो ऐसे करके अगर मैं बोलूँ कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू है ना वो आएगी 1 से ज़्यादा उस टाइम पे। ठीक है, तो वो कैसे आई है। अब KCl या फिर NaCl के अंदर तो हो गई डिसोसिएशन। एक केस एसोसिएशन का भी लेते हैं, जब 2 मॉलिक्यूल्स मिलके 1 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है जो NCERT में भी दे रखा है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के 2 मोल ये क्या करेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, और ये दोनों एक इकट्ठा मॉलिक्यूल बना लेंगे। ठीक है, CH3COOH, और इसका ये क्या बन जाएगा, ये मतलब जुड़ जाएंगे ये। अब ये क्यों हुआ, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हुआ है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप लोग कैसे शो कर सकते हो, यहाँ पे लिखो CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हो जाएगा OH। ओके, यहाँ पे हो जाएगा हमारा CH3CO, और यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे देखो जब आपने इसका C डबल बॉन्ड O लगाया ना, इसके अपोजिट वाले का OH लगाना है। ठीक है, इसके अपोजिट लगाना है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो जाएगा। तो क्या होगा, इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, तो 2 जुड़ के 1 बन गया। तो ये केस है एसोसिएशन का। ठीक है, तो इथेनोइक एसिड जो होता है, ठीक है, एसिटिक एसिड होता है, उसके मॉलिक्यूल्स डाइमराइज कर जाते हैं, और ये किसके अंदर डाइमराइज किए हैं, बेंजीन के अंदर। ठीक है, जब आपने इसको बेंजीन के अंदर घोल दिया है। ओके, तो अब हम ये बोल सकते हैं कि क्या हो गई है, एसोसिएशन हो गई। तो अब इस केस में क्योंकि एसोसिएशन हो गई है, तो जो हमारा डेल्टा टी भी है या फिर हम बोले हमारा डेल्टा TF है, इन दोनों की वैल्यूज़ भी हाफ हो जाएंगी नॉर्मल वैल्यू से। ठीक है, तो जो मोलर मास कैलकुलेट करेंगे हम, इनके बेसिस के ऊपर मोलर मास हम कैलकुलेट करते हैं ना इन दोनों प्रॉपर्टी से, W जो कैलकुलेशन करते हैं, तो वो ट्वाइस हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू का। क्यों, क्योंकि जो मोलर मास और ये है एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं, हमने ये फॉर्मूलाज के अंदर पढ़ा है। ठीक है, तो अब ऐसा मोलर मास जो या तो कम हो या फिर ज़्यादा हो एक्सपेक्टेड या फिर नॉर्मल वैल्यू से, उसी को हम बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, इसी की हमें स्टडी करनी है, या तो कम है या ज़्यादा है नॉर्मल से, और उसी को हम एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। ठीक है, अब 1880 के अंदर वेंट होफ जो थे, उन्होंने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया था I नाम का। ठीक है, जिसको हम वेंट होफ फैक्टर बोलते हैं। किस लिए किया था, इन्होंने ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए किया था जो या तो सॉल्यूशन जब भी बनाते हैं, ठीक है, जब भी इनको डिसॉल्व किया जाता है, या तो उनकी डिसोसिएशन हो जाती है या एसोसिएशन हो जाती है। तो ये जो वेंट होफ फैक्टर I था, उन्होंने कैसे बताया कि कैसे कैलकुलेट करें इनको। उन्होंने बोला कि जो हमारा नॉर्मल मोलर मास है, नॉर्मल मोलर मास है, उसको डिवाइड करो यहाँ से एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, जो चेंज आया है मोलर मास के अंदर एक्सपेरिमेंट के थ्रू,
तो हमारा आ जाएगा वेंटो फैक्टर। और फिर बाद में उन्होंने क्या किया, ये जो वेंटो फैक्टर था ना, इससे सारी जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ थी उनको मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे कि बाद में अगर कुछ चेंज आता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में तो इसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम ना आए वेट कैलकुलेट करते टाइम।